के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रैक्टिस करने की। ये चैप्टर चूंकि इन्वेंट्री के रेलेवेंट है तो इसलिए बार बार हम यहाँ पे इन्वेंट्री की डिस्कशन को ही लेके चल रहे हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है इसका लिंक है एक्सरसाइज के क्वेश्चन 8.5 के साथ। अब बेसिकली इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ टाइटल की बात होती है। टाइटल मीन के ऑनरशिप जो है वो बायर को कब ट्रांसफर होगी सेलर की तरफ से। आपको आइडिया है कि बिजनेसेस जब भी सेल एंड परचेज करते हैं तो उनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो डिसाइड होती हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उनके साथ ऐसी होती हैं कि जैसे आप लोग पहले इससे सुनते आए हैं कि 210 नेट 30, यानी कि सेल के रिलेटेड बहुत सारी क्रेडिट टर्म्स या सेल्स की टर्म्स ऐसी होती हैं जो एक एक्चुअल सेल्स जब उनकी कंडक्ट होती है या परफॉर्म होते हैं तो उससे पहले वो उसको डिसाइड करते हैं या उसे वो कह लीजिए कि लेकर चलते हैं। अब पॉइंट इज यहाँ पर कि वो जो टर्म्स हैं जैसे मैंने बोला है 210 नेट 30, जैसे आपको पहले पता है 2% डिस्काउंट इज अवेलेबल विद इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ द टोटल क्रेडिट पीरियड विच इज हियर 30 डेज। तो उनके अलावा जो ट्रांसफर ऑफ टाइटल के रिलेटेड है कि ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी इन्वेंट्री के रिलेटेड। आपने एक आइटम सेल की है तो क्या वो उसकी ऑनरशिप जैसे ही आपकी तरफ से गुड्स शिपमेंट की तरफ चली जाती हैं, आप शिप कर देते हैं, तब ट्रांसफर होगी टाइटलशिप या ऑनरशिप, या तब होगी जब बायर उसको एक्चुअली रिसीव करता है। मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करने की ट्राई करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर कह लीजिए कि इन्वेंट्री होती है और वो आप कराची से इस्लामाबाद मंगवा रहे हैं। तो अब जारी बात है गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट जो कंपनीज हैं अगर वो इन्वेंट्री कराची से इस्लामाबाद आनी है तो टर्म्स एंड कंडीशन में पहले से ये मेंशन होता है कि क्या जैसे ही सप्लायर कराची से उसको शिप करवाएगा, यानी कि या कराची से उसको कह लीजिए कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को फॉरवर्ड करवाएगा, वो जो लोड हो जाएगी तो क्या तब वो ऑनरशिप बायर की कह लीजिए कि कस्टडी में चली जाएगी, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, या एक्चुअली जब फ्लोर ऑफ द बिजनेस या एक्चुअली इस्लामाबाद के सिटी में वो कह लीजिए कि गुड्स अराइव हो जाएंगी, पहुंच जाएंगी, तो तब ट्रांसफर होगी। तो सिंपल पॉइंट क्या है कि जो ऑनरशिप उस इन्वेंट्री की है वो कब ट्रांसफर होना है। एक पॉइंट तो मैंने ये बोला है, क्या जब सेलर अपने बिजनेस से उस इन्वेंट्री को आउट कर देता है तब वो इन्वेंट्री बायर की हो जाएगी, उसकी ऑनरशिप कहलाएगी, या जब एक्चुअली फिजिकली बायर उसको रिसीव कर लेता है तब उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर होनी है। अच्छा, इसमें आपको आइडिया है कि बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, बहुत सारे इसमें इश्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनरशिप की ट्रांसफर के हवाले से जब गुड्स इन ट्रांजिट होती हैं तो डेफिनेटली वहां पर अगर किसी भी किस्म का लॉस होता है या किसी भी किस्म का कह लीजिए कि एक्सपेंसेस बेयर करने होते हैं या किसी भी किस्म की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको ऑन कौन करेगा। तो इसलिए भी जरूरी होता है हमें ये चेक करना कि टाइटलशिप किसके पास है, ऑनरशिप किसके पास है। अब सपोज कर लें कराची से जब ये इन्वेंट्री आपकी डिलीवर होती है या आपको वो सप्लायर ये शिप करता है तो क्या उस वक्त जो वो इन्वेंट्री है बायर की ऑनरशिप में थी। अब अगर बायर की ऑनरशिप में है तो इट मींस के फिर लॉजिकल यही बनेगा कि इंश्योरेंस के चार्जेस या और उसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट रिपोर्ट करना बायर के पास होना चाहिए। सपोज कर ले मिस्टर ए और बी है, ए बैठा हुआ है कराची में, बी है इस्लामाबाद में। ए ने सेल करनी है और बी ने परचेज करनी है इन्वेंट्री। तो बी की अगर ये इन्वेंट्री बन जाती है उस मोमेंट पे जैसे ही ए इसको डिलीवर करता है, शिप करता है या उसको फॉरवर्ड करता है या उसको लोड कर देता है, तो या कराची से जैसे ही कह लीजिए कि एक टेरिटरी डिसाइड किया आपने कि यहाँ से जैसे ही इस पॉइंट से जैसे ही ये ट्रक या कंटेनर वगैरह आउट होगा तो ये बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी। तो सपोज वो एक पॉइंट था, वहां से जैसे वो इन्वेंट्री आपकी कह ली उस पॉइंट पे पहुंचती है तो अब वो ऑनरशिप किसकी बन गई, बायर की। अब बायर कहाँ बैठा है, इस्लामाबाद में। इन्वेंट्री इस वक्त कह लीजिए कि कराची से आउट हुई है, तो अब ये किसकी ऑनरशिप बनती है, ये ऑनरशिप बनती है देखा जाए तो बायर की।
अब चूंकि ये बायर की बन गई है, तो क्या इस टाइम पे अगर ये बायर की है तो बीच में जितने भी रिस्क हैं, जितने भी इसके एक्सपेंडिचर्स हैं, वो डेफिनेटली देखा जाए तो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? वो शिफ्ट हो जाते हैं बायर की तरफ, जो इस्लामाबाद वाला पर्सन है। दूसरा, सपोज कर लीजिए कि अभी इन्वेंट्री इन ट्रांजिट है और इसको यहाँ पहुंचते हुए कराची से इस्लामाबाद आप लगा लें कि 2 से 3 डेज रिक्वायर्ड हैं। फिर अगर 3 डेज रिक्वायर्ड हैं और अगर एक दिन पहले इन्वेंट्री वहां से कह लीजिए कि मूव हुई है और मेरे पास 2 दिन के बाद पहुंचनी है, और आज मेरा ईयर एंड हो रहा है। ईयर एंड होने के मीनिंग क्या थे? कि आज मैंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, कि आज मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो अगर आज मैंने अपनी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, आज मेरा अगर ईयर एंड हो रहा है, तो क्या मैं उसको अपनी बैलेंस शीट में एज एन एसेट रिपोर्ट करूं या ना करूं? पॉइंट समझने का है ना, कि इन्वेंट्री फिजिकली देखा जाए, अगर मैं फिजिकली काउंट करूं अपने वेयर हाउस में, अपने स्टॉक रूम में, तो वहां तो मुझे ये इन्वेंट्री जो इस वक्त इन ट्रांजिट है नजर नहीं आएगी, क्योंकि ये इन्वेंट्री अभी कराची से इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, इन ट्रांजिट है, 2 दिन बाद मुझे रिसीव होनी है। तो अब अगर ये इन्वेंट्री 2 दिन के बाद रिसीव होगी, तो दैट शोज कि ये इन्वेंट्री जो है अभी फिजिकली तो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेकिन इसकी टाइटलशिप मुझे ट्रांसफर हो चुकी है, इसकी ऑनरशिप जो है मुझे ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये मेरा एसेट है। अब अगर एसेट है तो इसे आपको आइडिया है कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट होना चाहिए। अगर ये बैलेंस शीट में रिपोर्ट होगा तो आप तो फिजिकली काउंट कर रहे हैं इन्वेंट्री को, क्योंकि आपको याद होगा हमने ये बात की थी कि इन्वेंट्री को चाहे आपके पास वहां पर परपेचुअल सिस्टम है या पीरियोडिक है, आपको फिजिकल काउंट तो करना होता है नियर ईयर एंड। अब आपका ईयर यहाँ क्लोज हो रहा है, तो जब आप फिजिकल काउंट करोगे तो एंडिंग इन्वेंट्री में आपकी ये गुड्स इन ट्रांजिट वाली नजर नहीं आएंगी। रीजन क्या है? कि अभी गुड्स तो आपके पास फ्लोर में आपके वेयर हाउस में पहुंची नहीं है, तो इसलिए फिर ये इन्वेंट्री आपकी ओवरलुक हो सकती है, ये इन्वेंट्री आपकी काउंट नहीं होगी। तो अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में पहले से ये बात लिखी हुई है कि इन्वेंट्री जो है वो जैसे ही शिपिंग पॉइंट पे पहुंचेगी, जैसे ही वो जो आपकी इन्वेंट्री जहां से कह लीजिए लोड होती वहां पहुंचेगी, तो वो आपकी टाइटलशिप हो जाएगी। तो फिर आप देखते हैं कि उस इन्वेंट्री की वर्थ या कॉस्ट है कितनी है, ताकि अगर वो ईयर एंड पे है तो उसको आप अपनी बैलेंस शीट में अपना एसेट रिपोर्ट कर लें। अदरवाइज क्या होगा कि आप उसको अपना जब एसेट रिपोर्ट नहीं करेंगे तो करंट ईयर में आपकी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकेगी। हमने ये बात की थी ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये एक रियलिटी को डिपिक्ट करें, एक ट्रू फेस जो है वो डिपिक्ट होता नजर आए। तो अगर आप इस फैक्टर को इग्नोर कर देंगे तो आपके एसेट जो है वो कह लीजिए कि कम वैल्यू पे रिपोर्ट होंगे, जो कि देखा जाए कि फिर जो यूजर्स हैं उनका डिसीजन जो है वो मे भी सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से चेंज हो जाए। अब इस फैक्टर की वजह से कब चेंज होता है? जब इसकी अमाउंट मटेरियल हो। आप देख लें कि अगर ये अमाउंट इन्वेंट्री की मटेरियल किस केस में, आप ऑयल के केस में देख लें, इन ट्रांजिट आपको पता है कि आपने अक्सर ये एक्सपेरिमेंट किया होगा या देखा होगा कि 50-60,000 लीटर ऑन एवरेज एक एक कंटेनर में, एक एक टैंक के अंदर वो मूव हो रहा होता है। और एक पीएसओ देख लें या कोई और ऐसी जो भी कह लीजिए कि ऑयल एजेंसीज हैं या ऑयल की फर्म्स हैं, वो अगर देखें उनका कितना स्टॉक कह लीजिए कि डेली बेसिस पर इन ट्रांजिट होता है, तो बिलियंस के लिहाज से देखा जाए तो उनका इन ट्रांजिट में आपको नजर आ सकता है। तो एक हैंडसम अमाउंट होती है, एक मटेरियल अमाउंट होती है। अगर तो ये अमाउंट मटेरियल ना हो तो फिर इसे हम कहते हैं कि वो बिजनेस अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से उसको रिपोर्ट कर सकता है। तो लेकिन अगर अमाउंट मटेरियल हो तो फिर जैसे ही टाइटलशिप ट्रांसफर हो जाए उसको उस लिहाज से कंसिडर करना चाहिए। मैंने भी आपको सिर्फ बायर का पर्सपेक्टिव बताया है ना, कि बायर को अपनी बैलेंस शीट में लिखना है कि नहीं लिखना। अब पॉइंट कौन सा था? कि जैसे ही शिपिंग पॉइंट पे इन्वेंट्री पहुंचे, तो अगर उसकी टाइटलशिप जो है, उसकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो रही है किसको? बायर को। सैलरी की तरफ से वो इन्वेंट्री किसकी बन रही है, किसकी ऑनरशिप में जा रही है, ट्रांसफर हो रही है, शिफ्ट हो रही है? बायर की ऑनरशिप में। तो फिर ये इन्वेंट्री जो है वो बायर अपनी बैलेंस शीट में लिख सकता है। अच्छा, ये मैंने बताया शिपिंग पॉइंट की टर्म्स को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में या सेल्स की टर्म्स में कैसे जाना जाता है, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं FOB, शिपिंग पॉइंट। इसके लिए मैं फिर रिपीट करूंगा, क्या टाइटल यूज करते हैं, क्या टर्म यूज करते हैं? FOB, शिपिंग पॉइंट। ये FOB की फुल फॉर्म है फ्री ऑन
बोर्ड, शिपिंग पॉइंट। इसका मतलब है कि अगर आपकी टर्म्स ऑफ सेल में ये FOB शिपिंग पॉइंट मेंशन्ड है, तो जैसे ही इन्वेंट्री शिपिंग पॉइंट पे पहुंचेगी, वो किसकी ऑनरशिप में कह लीजिए कि चली जाएगी? बायर की ऑनरशिप में। दूसरी टर्म जो नॉर्मली आपको मिलती है वो होती है FOB डेस्टिनेशन। उसमें अगेन FOB की फुल फॉर्म है फ्री ऑन बोर्ड और डेस्टिनेशन। अब डेस्टिनेशन का मतलब है कि मैंने इस्लामाबाद में अपनी कोई डेस्टिनेशन बताई होगी, कि मैं कहूँगा कि मेरी डेस्टिनेशन ये फलां प्लेस है जहाँ पे वो इन्वेंट्री डिलीवर होना है, जहाँ पे उस इन्वेंट्री ने ऑफलोड होना है। तो सपोज मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में फलां मेरा वेयर हाउस है, वहाँ पे इसको आपने डिलीवर करना है जो डेस्टिनेशन का पॉइंट है। तो अनलेस एंड अनटिल के वो इन्वेंट्री उस डेस्टिनेशन के पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती, वो इन्वेंट्री किसकी कस्टडी में होगी, किसकी ऑनरशिप में होगी? सेलर की। द मोमेंट वो FOB जो शिपिंग पॉइंट मेंशन है, उस शिपिंग पॉइंट जो डेस्टिनेशन का पॉइंट है, उस डेस्टिनेशन के पॉइंट पे पहुंचती है, तब वो ट्रांसफर हो जाएगी उसको ऑनरशिप बायर को। यानी कि इस्लामाबाद में मैं कहता हूँ, सपोज कर लें कि मेरा फैजाबाद की अगर आसपास कहीं वेयर हाउस है, तो मैं कहूँ कि अगर उस वेयर हाउस में आपने ये इन्वेंट्री डिलीवर करनी जो कि मेरा डेस्टिनेशन का पॉइंट है, और टर्म्स टर्म्स में मेंशन भी यही है, जो मेरी सेल टर्म्स उसके साथ एग्रीड हैं सेलर के साथ, वो है कि FOB डेस्टिनेशन। तो जैसे वो फैजाबाद में कह लीजिए या स्वां में कहीं भी मेरा अगर वेयर हाउस है, तो वो वहां पे इन्वेंट्री उस डेस्टिनेशन के पॉइंट पे पहुंचती है, तो उस वक्त उसकी ऑनरशिप मुझे ट्रांसफर हो जाएगी अगर मैं उसका बायर हूँ। तो अब अगर FOB डेस्टिनेशन है, तो जो इन ट्रांजिट इन्वेंट्री होगी वो किसकी होगी? सेलर की होगी। किसी की किस्म का रिस्क है, किसी भी किस्म के एक्सपेंडिचर्स हैं, कोई वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी की सारी किस पे होगी? सैलरी पे होगी। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और समझने का है। अब अगर सेलर ने भी कह लीजिए कि अपनी बुक्स प्रिपेयर करनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली फिर उसे भी देखना होगा ना कि जो मेरी इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है वो मेरी है या मेरे बायर की है, मेरे कस्टमर की है। अब इसी की एग्जांपल ले लें, सपोज कर लीजिए कि कराची से स्टॉक ने आना था, लेकिन टर्म्स में क्या लिखा हुआ है? FOB डेस्टिनेशन। तो मे बी स्टॉक अभी जो है, इन्वेंट्री अभी जो है वो इन ट्रांजिट है। अब अगर ये इन ट्रांजिट है, तो अब अगर सेलर ने अपनी इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट, सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना है क्योंकि ईयर एंड हो रहा है, तो गुड्स इन ट्रांजिट है। आप जरा सोचिए कि जब इस इन्वेंट्री को बिजनेस में देखा जाएगा, तो बिजनेस में तो ये स्टॉक नजर नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस से तो ये कह लीजिए कि पैकेजिंग के बाद शिप होकर अभी इन ट्रांजिट हो चुका है। तो जब फिजिकल काउंट किया जाएगा, तो क्या सेलर के वेयर हाउस में ये इन्वेंट्री नजर आएगी? बिल्कुल जी, आप जो सोच रहे हैं कि इन्वेंट्री नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये आउट हो चुकी बिजनेस से। लेकिन क्या ये ऑनरशिप है, क्या ये एसेट है स्टिल सेलर का? बिल्कुल जी है। आपका भी यही आंसर आ रहा है कि ये बिजनेस का एसेट है, ये सेलर का एसेट है। लेकिन चूंकि फिजिकल नजर नहीं आ रहा, आउट हो चुकी है, इन ट्रांजिट है, तो इसलिए मैं इसको ये कहता हूं कि ये स्टॉक जो है, ये अभी जो इन ट्रांजिट है, ये चूंकि सेलर का है। तो चूंकि ये सेलर का स्टॉक है, तो इसलिए इसको सेलर की बैलेंस शीट में रिपोर्ट होना चाहिए। अब अगर इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे, तो होगा क्या? होगा ये कि जो आपका ये स्टॉक यहाँ पर फिजिकली काउंट होकर नजर नहीं आ रहा, तो आपकी इन्वेंट्री में भी श्रिंकेज में चली जाए। तो जब ये इन्वेंट्री श्रिंकेज में चली जाएगी, तो आपका तो ये कह लिए ना, तो ये सेल रिपोर्ट हुई, सॉरी, आपकी सेल रिपोर्ट ये हो जाएगी क्योंकि आउट हो गई, सेल भी रिपोर्ट नहीं होगी और एसेट भी रिपोर्ट नहीं होगा। रादर ये आपका क्या हो जाएगा? श्रिंकेज की कॉस्ट में चला जाएगा। प्लीज सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा जी। तो बात मैं ये कर रहा था कि अगर FOB डेस्टिनेशन है, सॉरी, बात मैं ये कर रहा था कि जो FOB डेस्टिनेशन है, इस पॉइंट में केस क्या होगा? इसमें केस ये होगा कि आपके पास जो इन्वेंट्री है वो बिजनेस में तो नजर नहीं आ रही फिजिकली, लेकिन चूंकि वो बिजनेस में नजर नहीं आ रही, तो फिर क्या, किस चीज का चांस है, किस चीज का रिस्क एग्जिस्ट इसमें करता है?
वो रिस्क ये एग्जिस्ट करता है कि इन्वेंट्री चूंकि फिजिकली नजर नहीं आ रही तो आप उसको अपना एसेट रिपोर्ट नहीं करोगे। और क्या है, चूंकि इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो आप इसको सेल में भी रिपोर्ट नहीं करोगे। फिर किस चीज के चांसेस हैं, क्या गलती होने के चांस है? तो गलती ये हो सकती है कि वहां पे मे भी आप इसको जब फिजिकल अकाउंट करो, सेल में रिपोर्ट नहीं हुआ, फिजिकल अकाउंट में नजर नहीं आई, तो आप कहोगे कि शायद पता नहीं ये इन्वेंट्री मेरी श्रिंकेज में चली गई है, कि इन्वेंट्री श्रिंक हो गई है। एक्चुअल केस ऐसा नहीं है। तो इसलिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर आपको अपनी जो टर्म्स होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है कि कोई एक स्पेसिफिक इन्वेंट्री जो है, क्या वो मेरी सेल है या क्या वो मेरा एसेट है। गॉट द पॉइंट? तो इसलिए हमें ये टर्म्स देखना होती है कि एफ ओ बी शिपिंग पॉइंट की टर्म यूज की गई है या एफ ओ बी डेस्टिनेशन की टर्म यूज की गई है। इसके अलावा और बड़ी टर्म्स होती हैं। तो चूंकि ये जो दो टर्म्स थी, एफ ओ बी शिपिंग पॉइंट या डेस्टिनेशन, ये ऑनरशिप के ट्रांसफर होने के साथ इनका लिंक था, तो इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों को डिस्कस कर रहे थे कि इन्वेंट्री किसकी होगी, वो इन्वेंट्री बायर की है या इन्वेंट्री सेलर की है। अब इसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का 8.5 उसे देखते हैं। तो मैं क्वेश्चन प्लीज आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए रीड करूंगा। आपको ये स्क्रीन पर क्वेश्चन शो भी हो रहा होगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जी। Jensen Tire had two large shipments in transit at December 31st। अब देखिए दिसंबर 31st का बिल्कुल ईयर एंड का पॉइंट है, तो उसमें इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है। One was a $1,25,000 inbound shipment of merchandise shipped December 28 FOB shipping point। अब कहता है कि उसमें से एक इन्वेंट्री ऐसी जो आपने परचेज करनी है। एक शिपमेंट कैसी है जो कि परचेज के रिलेटेड, इनबाउंड शिपमेंट यानी कि जो आपके बिजनेस में इन होनी है। जारी बात है, इन कौन सी वाली होनी है? जो आपने बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया होगा। और वो कहते हैं कि शिप कब हुई है? दिसंबर 28 को। और उसके साथ उसने मेंशन किया हुआ है कि एफ ओ बी शिपिंग पॉइंट, ये टर्म्स आपकी यूज हो रही हैं। नेक्स्ट कहता है विच अराइव्ड एट जेनसन्स रिसीविंग डॉक ऑन जनवरी 2nd। तो रिसीविंग डॉक जो है वो उसकी जनवरी 2nd की, मतलब कहने का ये है कि दिसंबर 31st के बाद रिसीव होनी है ये इन्वेंट्री। तो दिसंबर 31st तक देखा जाए तो ये 125,000 की जो इन्वेंट्री है ये इन ट्रांजिट है, यानी कि फिजिकली आपके पास ये अवेलेबल नहीं है। जबकि इसकी ट्रांसफरशिप देखी जाए, इसकी ऑनरशिप देखी जाए, वो कब ट्रांसफर होनी है? शिपिंग पॉइंट पे। तो दिसंबर 28 को वहां से ये शिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। और इसका मतलब है कि ये इन्वेंट्री अभी बिजनेस में तो नहीं आई, लेकिन ये इन्वेंट्री बिजनेस का एसेट है। फाइन। नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट कहता है जी द अदर शिपमेंट वाज अ 95,000 आउटबाउंड शिपमेंट of merchandise to a customer which was shipped and billed by Jensen on December 30, terms FOB shipping point। तो कहता है जी दूसरी शिपमेंट है वो 95,000 की आउटबाउंड सेल के रिलेटेड है, यानी कि ये बिजनेस इसको सेल कर रहा है। ओके, कहता है जी इसमें क्या है? शिपमेंट ऑफ मर्चेंडाइज व्हिच वाज बिल्ड इन दिसंबर, टर्म्स FOB शिपिंग पॉइंट। इसकी भी टर्म्स वही है शिपिंग पॉइंट की, कि ये आपने 30 दिसंबर को सेल की है और इसके साथ जो है ये क्या था? FOB शिपिंग पॉइंट है, यानी कि ये एक दिन पहले शिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। एक दिन पहले अगर ये शिपिंग पॉइंट पे पहुंच चुकी थी तो इट मींस ये मेरी सेल रिकॉर्ड हो सकती है, ये मेरे एसेट से आउट हो चुकी है, ये अब मेरा एसेट नहीं रहा, ये बायर का एसेट बन गया है। एंड रीच द कस्टमर ऑन जनवरी 3rd। ओके फाइन, पहुंचनी कब है उसके पास? ये जनवरी 3rd को पहुंचनी है। नेक्स्ट कहता है जी, अभी देखिए ना, दो हमें एक इनबाउंड शिपमेंट का पता चल गया और एक आउटबाउंड का। इन टेकिंग अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑन December 31st, Jensen counted all goods on hand and priced the inventory on the basis of average cost। ये आपको पता है फिजिकल काउंट का हमने मेथड पढ़ा हुआ है, कैसे काउंट की जाती है, वही मेथड उसने एवरेज कॉस्ट का यहाँ यूज किया हुआ है। और काउंट किया, वैल्यूएट किया, तो कितनी अमाउंट बता रहा है जी? द टोटल अमाउंट वाज 600,000। तो कहता है फिजिकल काउंट करके जो उनको इन्वेंट्री मिली वो है 600,000 की। नो गुड्स इन ट्रांजिट वर इंक्लूड इन दिस फिगर। कहता है जी गुड्स इन जो ट्रांजिट है वो इसमें इंक्लूड नहीं की गई। फाइन। आप जरा देखिए, जो आउट हुई है, जो शिप
जो आउट बाउंड शिपमेंट है वो तो फिजिकल काउंट में नजर भी नहीं आएगी, एक बात। दूसरी बात, वो इस बिजनेस का एसेट भी नहीं है। तीसरी बात, वो एसेट किसका बन चुका है? बायर का एसेट बन चुका है, तो इसलिए वो तो हम कंसिडर नहीं कर सकते ना, क्योंकि एसेट में वो नहीं रही। अच्छा, लेकिन ये 125,000 ये एसेट का पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये अभी बिजनेस में नजर नहीं आ रही, फिजिकल काउंट में ये नजर नहीं आ रही होगी। 6 लाख में ये नजर नहीं आई जब उन्होंने ये फिजिकल काउंट किया है ना, यहाँ ये वाला उसने बताया है काउंटेड, जब फिजिकल काउंट किया है तो ये जो इन बाउंड शिपमेंट है यहाँ पर जो 125,000 आपको नजर आ रहा है, तो ये इस पे काउंट नहीं की गई, जबकि होनी चाहिए क्योंकि बिजनेस का एसेट है ये। अगर 6 लाख एसेट है तो ये 125 भी तो एसेट है ना बिजनेस का। ओके फाइन। तो कहता है जी कि नो गुड्स इन ट्रांजिट वर इंक्लूडेड इन दिस फिगर। रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, ये लास्ट पैरा यहाँ पर, व्हाट अमाउंट शुड अपेयर एज इन्वेंट्री ऑन द कंपनीज बैलेंस शीट एट दिसंबर 31, यानी कि एंडिंग बैलेंस इन्वेंट्री का टोटल कितना रिपोर्ट किया जाए। सिंपली इन्वेंट्री जो कि बैलेंस शीट में रिपोर्ट होनी होती है एज एन एसेट, तो कहता है बताइए दिसंबर 31 को जब बैलेंस शीट पर पे की जाए तो उसमें इन्वेंट्री की अमाउंट कितनी रिपोर्ट हो। Explain. If you indicate an amount other than 600,000, state which asset or liability other than inventory also should be changed in amount. तो कहता है कि अगर आपका आंसर 6 लाख के अलावा है तो बताइए उसका इफेक्ट एसेट या लायबिलिटी पे क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि आप सोचिए जरा कि आंसर इसका 6 लाख होना चाहिए, 6 के अलावा कुछ और भी होना चाहिए। हमने भी इसको ट्राई किया अपनी तरफ से कि सॉल्व करके आपके साथ इसको शेयर किया जाए। तो ये जरा देखिए जी, ये आपके सामने है जी। तो हमने ये कहा यहाँ पर कि जो इन बाउंड शिपमेंट है उसे ऐड किया जाना चाहिए 6 लाख, जो फिजिकल अकाउंट के थ्रू अमाउंट फाइंड आउट हुई है, क्योंकि एफओबी शिपिंग पॉइंट था और दिसंबर 31 पे ये जो 125,000 की इन बाउंड शिपमेंट थी, ये जेनसन की इन्वेंट्री थी, ये इनकी बैलेंस शीट में एसेट रिपोर्ट होनी चाहिए। तो एक 125,000 ये आनी चाहिए बैलेंस शीट में एज एन एसेट, और एक 6 लाख ये वाली जो है इन्वेंट्री आनी चाहिए, जो कि फिजिकल अकाउंट में जब देखा गया तो वो अमाउंट मिली 6 लाख। तो 6 + 125 ये आपका बनता है $7,25,000। तो अमाउंट तो हो गई डिफरेंट, और उसने कहा था अगर डिफरेंट है फिर एक्सप्लेन भी करें, रीजन भी दे उसका अफेक्ट। तो डेफिनेटली जी उसका एक अफेक्ट तो नजर आ रहा है आपका कि आपका जो एसेट है वो इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा चूंकि ये अब आपकी ऑनरशिप है और आप अगर क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी का अकाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। फाइन। तो जी हमने देखा कि हमारा एसेट जो है वो 125,000 से इसका इन्वेंट्री के टाइटल में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये प्लीज हमारा क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 8.5। इसको प्लीज आप अपने एंड पे भी देख सकते हैं, और इसको दोबारा आप कह लीजिए आपकी बुक में चैप्टर नंबर 8 पे पेज नंबर इसका जो है वो 353 मेरा ख्याल पेज था, T352 या T353, इन दोनों में से कोई ये पेज होगा, ये दोनों, तो वो रीड कर लीजिएगा। वो आपको बेसिकली इसके बारे में मजीद जो थ्योरी हमने डिस्कस की है वहाँ पर आपको गाइडेंस अवेलेबल है थ्योरेटिकल फॉर्म में। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।